और मेरे आपके लिए एक ये मैसेज है, आपने ये डील डील का रात टीवी पे सुना होगा, आपने डील डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। याद रखे, ये वही शक्लें थे, ये वही कलम थे जो 27 दिसंबर 2007 का सुबह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते थे कि शहीद बीबी डील कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा शैफी। नाजरीन, आज 27 दिसंबर और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन, और हमेशा ही जब भी हम बेनज़ीर साहिबा की बात करते हैं, मोहतरमा की बात करते हैं, तो वो पहली खातून जिनको आलम इस्लाम की वज़ीर-ए-आज़म होने का शर्फ हासिल है, और ये मकाम उन्होंने अपने सियासी तदब्बुर, जहद मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों की बदौलत ही हासिल किया। अवाम, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, दिफाए वतन हो या आईन पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हो, किसी भी शोबे में किसी भी लिहाज से देख लें तो उनकी खिदमात बेतहाशा रहीं। जब भी कोई मुफक्किर, सहाफ़ी या दानिश्वर कलम उठाए तो उनकी इन तमाम तर काबिलियत का एतराफ़ करता है, और सुनहरी हरूफ में जो है वो इन अल्फाज को उनके हवाले से याद रखा गया है। आज भी जमहूरियत और जमहूरियत से वाबस्ता उमंगों के अहद में ज़िंदा है, उन्हीं के हवाले से तमाम तर चीज़ें। और ताकत के ऐवान में अगर आज अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की सियासी दस्तरस में है तो उसका क्रेडिट भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, शहीद रानी को जाता है बेशक। और उनके हवाले से जब भी कोई शख्स बात करता है तो उसकी ज़बान से अच्छे ही अल्फाज निकलते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी हल्के से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी लिहाज से, किसी भी प्रोफेशन से उसका ताल्लुक़ हो, वो उनके हवाले से हमेशा ही अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। तो आज के दिन जी लेकिन हमेशा ही बड़ी हैपनिंग डे होता है, क्योंकि आज के मौके पर हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा शानदार जलसा करती है नौडेरों के अंदर, लाड़काना में, गड़ी खुदा बख्श में, और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। और वहाँ से कोई ना कोई बात ऐसी आती है जो कि आज भी हमें गूंज सुनाई दी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अभी आपने सुना डील के हवाले से बात की, तो वो यकीनन तौर पर अपोजिशन को पैगाम था, क्योंकि इस वक्त जो डील की बातें चल रही हैं वो मेरे और आपके, हम सबके सामने हैं, और वो पैगाम जिस हवाले से आज दे रहे थे। और फिर सरप्राइज एंट्री ज़रदारी साहब ने, जो कि शरीक चेयरमैन और साबिक सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने भी सरप्राइज एंट्री दी। जबकि कल सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये वाज़ेह तौर पे बताया था कि उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से वो इस जलसे में नहीं आएंगे, लेकिन वो गए। और काफ़ी जो है आज इस हवाले से हैपनिंग ये डे रहा, क्योंकि जब उनकी एंट्री आती है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई वहाँ से खबर भी आती है, और ख़बर क्या है इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर भी कहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के हवाले से खबरें सामने हैं कि कैसे नवाज शरीफ साहब के आने की बात हो रही है। आज भी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नवाज शरीफ की अगले साल तो वापसी होगी, लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हमारे वही होंगे। और साथ ये भी कह रहे थे कि मौजूदा टाइम पे मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस डेट को आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। अच्छा, अब वो डेट भी नहीं बता रहे, बहरहाल इससे पहले लेकिन बहुत सारे लोग डेट्स का तयन करके एक जो है वो ब्रेकिंग चला चुके हैं हेडलाइन के तौर पे। और दूसरी तरफ जी आज हुकूमत ने एक बड़ा काम किया है जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी मंजूर हुई है। इन सारी चीज़ों पर जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर आज के हवाले से भी, बेनज़ीर साहिबा के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगी आज। और इस सब पे आज खुसूसी तौर पर मदऊ किया है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं जी, सीनियर सियासतदान हैं, और साबिक सेनेटर भी रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। उनको खुशामदीद कहती हूँ। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, स्पेशली आज के दिन के मौके पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो जो हर शख्स जानना चाहता है, जो हर एक बंदे का सवाल है, और हर शख्स की यही कोशिश होती है कि इस सवाल का जवाब
मिल जाए कि 5 साल वफाक में रहे, 12 साल से जायद सिंध हुकूमत भी करती रही पीपल्स पार्टी, और अभी भी मौजूदा हुकूमत भी आप ही के पास है। कत्ल की तहकीकात बेनज़ीर साहिबा की क्यों नहीं हो सकी आज तक? देखें रिदा, पहली बात तो ये है कि 14 बरस पहले इस शब सभी आंखें अश्कबार थीं। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा घरौंदा नहीं था, घरावना नहीं था, घर नहीं था जिसमें लोग अगर ज़ारो कतार नहीं रो रहे तो उनकी आंखें अश्कबार ज़रूर थीं, नम थी उनकी आंखें। उनके गम और गुस्से का जो है कोई इंतहा नहीं थी, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता था या नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत इतनी हमागीर थी और इतनी जो है हावी थी सारे सियासी उफक पर कि उनकी जो है नागहानी इस तरह बेईमाना कत्ल जिस तरह से किया गया वो यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया था। और ये जो बात आपने की, देखें अगर रियासती उसमें शामिल हों, यानी ख़ुद हमारे तफ्तीश के मुताबिक हमारा जो मुकदमा कत्ल का चल रहा है उसमें अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद कातिल और वो जो है पूरा मास्टरमाइंड हो, उसके बीवी के जो है कत्ल में मुलव्वस हो और मुल्ज़िम हो और मफरूर हो, तो फिर आप समझ सकती हैं। अब जो है 471 नंबर FIR जो है थाने पर 27 दिसंबर 2007 27 दिसंबर 2007 FIR नंबर 471 कौन दर्ज करवा रहा है? एक पुलिस वाला दर्ज कर रहा है और नामालूम अशखास के खिलाफ एक थाने में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की FIR दर्ज की जाती है। सिर्फ मोहतरमा शहीद खुद नहीं हुई हैं, 19 उनके जाननिसार जो हैं उस ब्लास्ट में शहीद हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं, मजरूब हुए हैं और दहशत गर्दी के और एक्सप्लोसिव एक्ट के और ताज़ी पाकिस्तान के 302 और दीगर दफ़ात में उनका पर्चा दर्ज होता है। और फिर जो है यानी विद इन आवर्स, 1 घंटे के अंदर ही क्राइम सीन को होल्ड ऑफ कर दिया जाता है। उस जो जाए वारदात है उस पर जो है ये आपके फायर ब्रिगेड्स को बुलाकर और उसको साफ कर दिया जाता है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि क्राइम सीन को आप देखें प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। मुशर्रफ पर जब अटैक हुआ था तो खुद कई दिनों के बाद उनके क्राइम सीन से एक ऐसी चिप निकली थी जिससे वो मुल्ज़मान तक पहुंचना रसाई हो पाई थी। तो इतनी अहमियत होती है जाए वारदात को प्रोटेक्ट करने में। हमारी जो तफ्तीश हमने जो की थी शुरुआत, पहले देखें जब मुशर्रफ ने खुद चूंकि मुल्ज़िम था, 48 घंटे के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब जाके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुशर्रफ के हुक्म से कर रहे हैं और कहते हैं कि जी एक टेप सुना रहे हैं। और टेप में क्या था कि एक मौलवी साहब जो है दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं, बकौल उनके वो बैतुल महसूद था और मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी काम हो गया, कंप्लिश हो गया, बीबी को शहीद कर दिया गया, मुबारक हो, मुबारकें हो रही हैं। अब देखें जो तो एक बिलाल था जो खुदकुश हमला आवर था और वो आता है, एक शाम पहले आते हैं, ये आकर ठहरते हैं। रफाकत हुसैन एक शख्स है जो पिंडी का रहने वाला है, उसका रफाकत और हसनैन गोल हैं, तो ये वहाँ आकर ठहरते हैं और उसमें जो है शेर जमान है और रशीद अहमद है और एजाज है। ये 5 अशखास हैं जो वहाँ आकर एक दिन पहले रैकी आकर करते हैं सारे वारदात की। उनको दिखाया जाता है कि यहाँ बीबी लियाकत बाग आएंगी, इस वक्त आएंगी, इस जगह जलसा होगा, इस तरह से बीबी वापस आएंगी। अब बीवी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सबका वजीर आजम है, उसकी एंटाइटलमेंट है एक सिक्योरिटी जो है बॉक्स बनाया जाता है उस पर्सन के, उस शख्सियत के गिर्द जो है एक ऐसा बॉक्स बनाया जाता है सिक्योरिटी का जिसमें पेनिट्रेट करना नामुमकिन होता है। आपने देखा कि वो एक शार्प शूटर जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से ऊपर चढ़ के तो फायर कर रहा है बीवी जब उस एस्केप रूट से बाहर आती हैं बीवी। तो इन्होंने क्या किया, उससे यानी जलसे से पहले ही, जलसे के दौरान इनकी सारी बीबी की सिक्योरिटी जो है वो वापस भेज दी सऊद अजीज ने, जो CPO था वहाँ उसका, अब वो मुल्जिम है हमारा इस केस में। और जब सऊद अजीज था और शहजाद गुल, ये जिम्मेवार न सिर्फ इस चीज़ के हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी बीबी की ख़त्म करके बीबी को सिटिंग डक के तौर पर जो है एक्सपोज कर दिया, उसको बिल्कुल निहत्ता कर दिया, नंबर 1।
नंबर 2, फिर जो प्रोटेक्ट करना था क्राइम सीन को, जहां से आपके शवाहिद बरामद होने थे, वो क्राइम सीन भी उन्होंने साफ कर दिया, वो शवाहिद भी मुंदमल कर दिए। और फिर बीबी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जबकि वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। और कैसी अब इस किस्म की जो है एक एक्सप्लेनेशन आई कि जी हाँ जरदारी साहब का हम इंतजार कर रहे थे, जरदारी साहब उन्होंने दुबई से आना था और वो आए, तो फिर उसके बाद उन्होंने, भाई जाहिर है कि कौन सा वारिस है कहेगा कि मेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े किए जाएं और वो किया जाए। तो जब वो अस्पताल में मौजूद है और फिर ये ले आए कि बीबी को तो गोली लगी नहीं है, कोई शरापनल लगा ही नहीं है बीबी को, तो बीबी तो गिरी है खुद ही और उसको जो है वो लगा है, उसको लोहे का लगा है और उसके दिमाग को चोट आई है और बीबी एक फितरी मौत में, यानी मज़हक का खेल। और फिर स्कॉटलैंड यार्ड को लाकर जो है ये तफ्तीश में किया जाता है। तो इन तमाम अवामिल से ये साबित था हमारी तफ्तीश, जो बाद में हम, अच्छा फिर हमने यूनाइटेड नेशंस की एक जो है बाकायदा कमेटी मंगवाई, कमीशन मंगवाया, जिसने आकर इंक्वायरी की। मैं उस वक्त गवर्नर था, मेरा भी बयान लिया गया, लिखा गया, क्योंकि मैं उसमें तमाम चीज़ों में शामिल था और मैं खुद इस चीज़ का शाहिद हूँ कि मुशर्रफ ने मुझे कहा कि बीबी इलेक्शन से पहले ना आए बीबी। तो हमने कहा कि बीबी ने तो आना ही आना है। और बीबी को मार्क साइगल ने जो शहादत दी, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करवाई, उसमें ये था कि अगर बीबी पाकिस्तान जाएगी तो फिर बीबी के मेरे साथ ताल्लुकात की उस सवारी पर उसकी जिंदगी का जमानत होगी। यानी बीबी ने जब ऑफ किया और कहा कि मुशर्रफ ने वर्दी उतारने से इनकार किया है और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहता, और बीबी ने उससे जो है अलहदगा मुकम्मल तौर पर एक बगावत का ऐलान किया, तो उस वक्त ही से ये जो है बीबी आती हैं। तो 18 तारीख को कारसाज में 18 अक्टूबर 2007 को बीबी अभी घर नहीं पहुंचती है, रास्ते में है, तो उन पर जो है ब्लास्ट हो जाता है। और वो खुशकिस्मती बीबी की कि बीबी अंदर चली गई उस वक्त अपनी तकरीर की हतमी शक्ल देने की, जिसमें उनकी, वरना उनका आने पर ही उनको जो है अगलों ने किया हुआ था। तो हुकूमत के अंदर, मुशर्रफ की अपनी हुकूमत के अंदर ऐसे लोग अवामिल मौजूद थे और उसमें मुशर्रफ को मुबर्रा नहीं किया जा सकता। तो देखें, हमने जो तफ्तीश, जब हम हुकूमत आई है, हमने FIA की JIT बिठाई है, हाई पावर्ड हमने एक JIT बिठा के, उसमें हमारे पास मुकम्मल शवाहिद हैं, क्योंकि मैं केस कर रहा हूँ, लेकिन हम बिल्कुल शर्मिंदा हैं। 14 साल बाद भी बीबी के कातिल जिंदा हैं। मेरा हर पाकिस्तानी और हर मेरा पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो ये सवाल करता है कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब अगर एक मुल्क में एक ऐसी जय्यद खातून को, एक ऐसी यानी हमागीर शख्सियत को, जो बैनुल अक़वामी जो है शोहरत की मुतहम्मिल थी, जो पाकिस्तान को कहीं का कहीं आज ले जाती, अगर जिंदा होती, आज का ये पाकिस्तान ना होता, मैं यकीन से कहता हूँ रेदा, कि बीबी अगर जिंदा होती। बीबी से ये नहीं कि मेरा जज्बाती एक ताल्लुक है, क्योंकि मेरे घर ठहरती थी, और हम बलोचों का ये रीत है कि हमारे यहाँ कोई न्याणी ठहरती है, वो हमारी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। लीडर तो वो मेरी है ही है लीडर, इसलिए मेरा उनके साथ यकीनन ये रिश्ता अपनी जगह पर है। मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि वो उसकी एक पाए का सियासतदान, कायद, बल्कि स्टेट्स वुमन उस वक्त की कंटेम्प्रेरी दुनिया में कोई उसका सानी नहीं था। अच्छा, अब ये कि आपने तो जाहिर सी बात है पूरा वो मंजरनामा भी पूरा खींच दिया जो हुआ, और सारी चीज़ें आपने बता दी, नाजरीन को एक अपने याद भी दिला दिया, हम उस माजी में भी चले गए जो वाक़या हुआ, और वो यकीनी तौर पे भूले नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा अफसोसनाक और पाकिस्तान की सियासत में काले दिन के एतबार से यकीनी तौर पे वो हम सबकी यादों में और जहनों में कहीं ना कहीं पेबंद हुआ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर, चूंकि आप खुद भी देख रहे हैं, जैसे कि भी आपने ये कहा, तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, और कब लोग ये पूछते हैं सवाल कि कब इसका जो है वो आप देख रहे हैं कि होगा मामला। ये अलमिया है हमारे अदालती निज़ाम का, ये अलमिया और सवालिया निशान है हमारी सारी अदलिया पर भी, पार्लियामान पर भी। देखें, हम 100 साल, 150 साल पुराने कवानीन को साथ लेके चल रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं आपको बताऊं। हमारे 1878 के, 1908 के ये हैं हमारे कवानीन, जिनको हम ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान और ये जितनी हम कानून शहादत है, हम भला इसको 1884 कर दें, लेकिन ये है तो 1878 वाला एविडेंस एक्ट है, जिसको हमने कानून शहादत का नाम दे के उसको सब लिबादा पहना के उसको इस्लामाइज कर दिया। लेकिन ऊपर नीचे दफ़े करने से, आगे पीछे करने से वो उसकी हैयत नहीं बदलती है।
तो हमारी जो है इस वक्त जुडिशल सिस्टम सारा उस कानून पर मबनी है, जो कानून तकनीकी बुनियाद पर जो है चलता है, वो सब्सटैंशियल जस्टिस नहीं करता है। अब देखें कि 14 साल में क्या हुआ। हमने इतनी इकट्ठी, पहले तो ये है कि मुशर्रफ साहब भाग गए। मुशर्रफ साहब जब भागे चलान में तो 54 गवाह हमने रिकॉर्ड किए थे, मौसूफ तशरीफ ले आए, कबल गिरफ्तारी उनकी जमानत हो गई। अदालत ने कहा जी दोबारा सारे 54 के 54 दोबारा गवाह होंगे। 5 साल हमें लगे थे वो 54 गवाह करने में। अब वो जीरो पे आ गए, फिर हमने ABC से शुरू किया, फिर 5 साल और लगे, 10 साल लग गए। तो जनाब क्या है जी, अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। फिर मुशर्रफ को उस वक्त की हुकूमत ने या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको भी कहें, सुप्रीम कोर्ट कहती है हुकूमत ने भेजा, हमने नहीं भेजा, हुकूमत कहती है सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। हाँ। बाहर गए हम, वही वाला मामला जैसे नवाज शरीफ साहब के मामले पे भी बाहर गए हम, उसमें नहीं भेजने वाले। सो उनको भेज दिया गया, वहां आकर रुक गया केस। हालांकि उससे पहले क्या था, मुशर्रफ को तो मिली हुई थी, इस्तिस्ना मिला हुआ था, हाजिरी से भी इस्तिस्ना, जमानत पर था। जब मार्क साइकिल का बयान हुआ है अमेरिका से वीडियो लिंक पर, तो आज के फरोग नसीम जो उस वक्त मुशर्रफ के वकील थे, आज के जो वजीर कानून है, वो उसके वकील थे। मेरे सामने 2 दिन उन्होंने जरा की है उस पर, जो है कमिश्नर के ऑफिस में वो स्क्रीन लगा के, वीडियो स्क्रीन लगा के, वहाँ के एम्बेसडर की मौजूदगी में मार्क साइकिल ने बयान दिया कि मुशर्रफ ने कहा था, जनरल मुशर्रफ ने बीबी को कि ना जाओ। बीबी उस वक्त जो है वो काफ़ी घबराई हुई थी, और बीबी ने मुझे कहा कि देखो मुशर्रफ ने मुझे धमकी दी है कि तुम पाकिस्तान में नहीं आओ इलेक्शन से पहले, क्योंकि मुशर्रफ का एक अपना एजेंडा था। वो चाहता था कि बीबी भी बाहर हो, नवाज शरीफ भी बाहर हो। क्योंकि खुद जब मुझे मुशर्रफ ने कहा कि जी बीबी ना आए, तो मैंने कहा जी हमने तो ये फैसला किया हुआ, ये बीबी का फैसला नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है, बीबी आएंगी इसलिए कि हमने इलेक्शन में जा रहे हैं। तो मुशर्रफ कहने लगा जी फिर नवाज शरीफ को भी मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि सऊदियों के साथ जो माफीनामा वो लिखकर और जो 10 साल के लिए गया है, शर्त ये थी कि अगर बीबी जाएगी तो फिर नवाज शरीफ को भी फिर जो है हम नहीं रोकेंगे, वो फिर नवाज शरीफ भी आए। तो हमने कहा जी हमने तो मिसाक जमहूरियत दर्ज किया हुआ है, हमारे लिए भले नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाएं और बाकी भी जितने जो है पाकिस्तान के कायदीन बाहर हैं मुल्कों में, वो भी वापस आए और इलेक्शन में हिस्सा लें। जिसे भी अवाम चाहे उसको जो है कि हुक्मरानी हुकूमत का उसे करने का हक हासिल है। तो मैंने कहा जी जनरल साहब ये आपका मसला होगा, हमारा मसला तो नहीं। ये तो मेरे साथ जो बात जनरल मुशर्रफ की खुद हुई, और बीबी की इजाज़त से मैंने ये, चूँकि मुशर्रफ ने मिलना की इस्तदा की थी, तो हमने जाके उससे बात की। लेकिन बात सिर्फ अवाम की फलाह के लिए थी, बात सिर्फ मुल्क में जमहूरियत की जो है बका और जमहूरियत को बहाल करने की थी, आइन की बहाली की थी, रूल ऑफ लॉ के लिए थी। बीबी को अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही थी। बीबी ये नहीं चाहती थी कि मुझे इक़्तिदार दे दे। बीबी की एक ही शर्त थी कि मार्शल लॉ ख़त्म हो, आइन की बहाली हो, शफाफ इलेक्शंस हो, और उसमें जो अवाम फैसला करे उनकी सवाबदीद पर जाना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो बदकिस्मती है, ये बीबी के शहीद होने के बाद जो कुछ आज हो रहा है, आज ये मुल्क की हालत जो कुछ आ गई है इस वक्त, जिस अबतरी और जिस बर्बादी के दहाने पर आज मुल्क पहुंचा हुआ है, ये मैं समझता हूँ बीबी की शहादत का ये खला हम पुर न कर सके हैं, न कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा खला वाकई नहीं पुर कर सकते। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं लतीफ़ खोसा साहब, अब थोड़ी सी अभी की भी बात कर लेते हैं, अब आज की भी बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि ये जो ज़रदारी साहब ने वक्तन फ़वक्तन 2 बयान दिए, एक नवाब शाह में दिया कि वो पूछते हैं अब हमसे कि अब जो है कोई मैकेनिज्म तय किया जाए, बनाया जाए। आज बिलावल साहब स्टेज पे कह रहे थे कि जो डील की बातें आप सुन रहे हैं, और जो बात अभी आपने उनका वो सुन लिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। तो एक तरफ तो आज उन्होंने कहा कि हम डील पे यकीन नहीं रखते, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान है गड़ी खुदा बख्श में बना हुआ, ठीक है। तो दूसरी तरफ ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट नवाब शाह वाला कि वो कहते हैं कि जी आप हमें दें तो हम कहते हैं फारिग करें तो फिर कोई बात होगी। तो एक तरफ तो तासुर दिया जा रहा है ज़रदारी साहब की तरफ से कि जी जो जिस किसी का मतलब कि किसी का कोई रोल है, हाथ है, मुलव्विस है, ठीक है। और एक तरफ बिलावल साहब खुद इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं जी होना नहीं चाहिए डील, और हमें जो है वो सामने से बात करनी है, पीछे से कोई बात नहीं हो रही होगी। तो ये दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा?
देखिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ। जरदारी साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। उसने जरदारी साहब ने शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की ट्रेनिंग ली हुई है, उनके साथ उन्होंने वजारत भी की है, सियासत भी की है, और उनके शहीद होने के बाद उन्होंने पार्टी को न सिर्फ यकजा रखा है बल्कि आज सिंध में जो आज उनको अक्सरियत है वो शायद बड़े भुट्टो साहब को भी इतनी वो जो है नहीं थी अक्सरियत जो आज है। 100 माशाल्लाह से आपके एमपीएस हैं, तो 100 सीटें जरदारी साहब इनके ने यकीनन, और वो बड़ी मंझी हुई और नपी तुली बात करते हैं। देखिए ये किसी से बात पोशीदा है, मुझे बताएं। हमने पहले दिन जब कहा बिलावल साहब ने कि जी सेलेक्टेड होने पर वजीर आजम को हम मुबारकबाद देते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आई, उन्होंने तालियां बजाई। डेस्क खुद ही इमरान खान भी डेस्क बजा रहे थे तशक्कर के तौर पर। उसको ये समझ नहीं आई कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में उसका फर्क थोड़ा मिसअप रह गया ना, वो जरा बारीक लाइन का फर्क था ना। वो बारीक लाइन तो उसकी तो ऊपर से जाती है ना इमरान खान की। बाहर क्या, देखें सभी जानते हैं, और जरदारी साहब ने अगला फिक्रा आपने नहीं दोहराया कि ये आपके जो फार्मूलाज ने पाकिस्तान की जो तबाही की है, बिल्कुल ये भी कहा फार्मूलाज की जिस नहज पर आज तबाही है, ये फार्मूलाज आपके की नतीजा है। खुदारा बंद कर दें फार्मूला। देखें अब इमरान खान को आज हाथ एक किस्म का उठा लिया जब से जनरल फैज गए हैं। आप देखें कि आपके इलेक्शंस के नताइज क्या हो रहे हैं। आप उनका होम ग्राउंड पर, होम सूबे, जो जिस सूबे की बिना पर वो कहता है मैं वजीर आजम बनाऊं, जिसकी कारकर्दगी करता है वो, और 10 साल से उसमें इक़्तिदार में, वहां पर जितनी बुरी तरह मार पड़ी है बल्दियाती इलेक्शंस में, ये इसी चीज की है कि उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, इनफ इज इनफ। वो अपने खाते में क्यों लें आपकी नालायकी, मुझे बताएं। एक तो आपके चले जिसी तरह भी किया, इंस्टॉल किया। हमने भी ये दिन, पहले दिन असेंबली में जरदारी साहब ने भी कहा कि भाई मीसा के मईशत की बात करें, आए मीसा के मईशत, पाकिस्तान का सारा सबसे बड़ा मसला तो मईशत का है। आपको मईशत का इदराक ही नहीं है। 9 महीने आपने एक ऐसा वजीर खजाना बनाया जो आपने कहा जी 20 साल की उसकी ट्रेनिंग है और वो जो है बहुत ज्यादा माशाल्लाह दस्तरस रखते हैं। 9 महीने के बाद आपने उसे हटा दिया। IMF से आपने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं करूंगा, जो है कशकोल का प्याला तोड़ दूंगा, फलां करूंगा और ये करूंगा, और पाकिस्तानी कौम को मैं बेगैरत नहीं, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कुछ आपने कहा। वैसे तो उनके माशाल्लाह इतने फरमूदात हैं और उसके इतने यू टर्न है कि अगर किया जाए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाना चाहिए। लेकिन आपने एक इतनी ज्यादा आस और उम्मीद दिलाकर आपने शायद हमारा भी कुछ नौजवानों को आपने बरगला लिया, उनके आपने उस mesmerize कर लिया कि ये आ गया खिलाड़ी भी बड़ा अच्छा था, वर्ल्ड कप भी जीता था इसने, अब ये कह रहा है कि मैं करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, मैं कुछ कोल का प्याला तोड़ दूंगा, ये जला रहा है, बिजली के बिल जला रहा है अगर ज्यादा है, और ये कह रहा है कि बगावत कर दो, टैक्स देना बंद कर दो, फलां कर दो, पता नहीं इसको क्या जो है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके उसने रख दिया, इदराक ही नहीं था। फिर दूसरा वजीर कानून आया, वो मुझे बताएं कि किसका वजीर, वो मुशर्रफ का भी था, हमारा भी था, सब कुछ था। तो फिर अब तीसरा वजीर खजाना आ गए। तो कि इस तरह से आपका क्या ख्याल है, मईशत चलती है, ममलिकतें चलते हैं। डॉलर आपका 180 से ऊपर आ गया, आपने 105 पे लिया था। चीनी आपने 55 रुपए थी उस वक्त, जो है 150 पे आप पहुंचा दिया आपने। ये तो सामने वाली बात है ना। मैंने तो सवाल आपसे जो पूछा है ना, और आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं खोसा साहब के, जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब जो है ना ये नहीं है। मैं आपसे जवाब ले रही हूँ आके। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है बहुत देर से, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है, उसके लिए जाना भी जरूरी है। दिल नहीं चाह रहा है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी जवाब लेने आज खोसा साहब से। बट विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और लतीफ खोसा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और खुसूसी इंटरव्यू आज उनका हम कर रहे हैं और इसी हवाले से बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क की सारी सूरत हाल और खास तौर पे बीबी शहीद को भी आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में। मैं लतीफ खोसा साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब बताएं, मेरा सवाल मैंने आपसे करके गई थी कि वो ये सारी बातें तो हमें पता है, लेकिन जवाब जो मैं चाहती हूँ सही वो बताएं कि
अब जरदारी साहब एक तरफ ये स्टेटमेंट देते हैं, बिलावल साहब डील के बारे में कहते हैं कि नहीं जी, नहीं होनी चाहिए, यानी कि आज कड़ी तनकीद किया उन्होंने नून लीग पे, क्योंकि डील की बात इस वक्त चली थी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी आज कह रहे थे कि ये ऐसा कोई तासुर नहीं है डील वाली बात का। अब नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं वापस और जो भी सिनेरियो डेवलप होता है तो वो एक अपनी जगह है, लेकिन क्या फिर जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली, क्या वो भी इस बात की इंडिकेशन तो दे रहे हैं ना कि यानी कि आप उन्हें सिलेक्टर्स कहते थे मौजूदा हुकूमत को, लेकिन सेलेक्टर्स के साथ ही सब लोग आते हैं ना, फिर इसका मतलब है। देखें, जो बिलावल साहब ने कही है बात, या जो जरदारी साहब ने कही है, मतलब मसला उसका एक ही है कि खुदारा आप अपने हदूदों क़यूद में रहिएगा। बहुत होलिया आपका ये जो है फार्मूलाज का आपका आना देना लेना ये वो वगैरह वगैरह इससे बात, और फिर जो तो मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर चल रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कोई कह रहा है जी कि इनका जो है खाकान अब्बासी कह रहे हैं हमारा वजीर आज़म तो होगा शहबाज शरीफ होगा, और मरियम बीबी कहती हैं कि ये तो कोई फैसला नहीं है, ये तो नवाज शरीफ ने करना है। और आज उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट चेंज कर दिया, उन्होंने भी पहले शहबाज शरीफ का, तब नवाज शरीफ पे आ गए। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ आएंगे भी और वजीर आजम भी हमारे वही होंगे, नवाज शरीफ ही होंगे। तो पहले अपने अंदर तो कर लें तसल्ली, और फिर इनके तो वो कहते हैं लॉन्चिंग हुई है, मरियम के बेटे की लॉन्चिंग हुई है और उस पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। अल्लाह जानता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके अपने तजादात कह रहे हैं। हमजा साहब एक तरफ हैं, मरियम बीबी एक तरफ है, शहबाज शरीफ एक तरफ है, खाकान अब्बासी कहते हैं कि वही होगा, दूसरे कहते हैं नहीं वो। देखिए मैं इन चीज़ों नहीं, लेकिन रोज़ ये उन्हीं के अंदर जो है खबर रोटेट करती है, डील की रोटेट करती है कि जी आ रहे हैं, किसी गए हैं तो किसी डील करके गए, ये यही कहते हैं ना कि गए हैं तो डील करके गए, आएंगे तो डील करके आएंगे। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं। तो यही बात उन्होंने की कि भाई बस कर दो यार, डील का बस कर दो। जरदारी साहब ने क्या यही कहा कि भाई फार्मूले मत लाएं, आपने फार्मूले ला के ये बेड़ा गर्क मुल्क का कर दिया। सो हर एक की बुनियादी जमहूरी इकदार ये है कि आइन के अंदर जो तरीका कार मुंदरज है उसी पर जो है रहकर चलिएगा। यही हमारा इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अवाम को मुक्तदिर किया बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। रियासत जो है वो अवाम है, नीचे से ऊपर तक मुक्तदिर हुई है। यही आर्टिकल 7 की आइन की जो है रूह है। और आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, रियासत के साथ वफादारी। उसमें रियासत में ना हुकूमत है, ना फौज है, ना अदलिया है, तीनों चीजें नहीं है, सिर्फ अवाम है उसमें। यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट असेंबली, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत और पार्लियामान और वफाकी हुकूमत, ये है रियासत। और इसी की लॉयल्टी, इसी को हक है हुक्मरानी का। इसलिए क्यों आती है फौज बार बार, या कोई और इदारा आए या अदलिया किसी वजीर आजम को निकालने का अख्तियार है? आइन में नहीं है। चाहे वो नवाज शरीफ को निकाला गया, मैं आज बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहता हूं कि नवाज शरीफ को भी कोई हक नहीं था सुप्रीम कोर्ट को उसको नाअहल करने का। ये अवाम का हक है उसको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से सुबुकदोश करने का। क्या वो सजा जो उनको हुई है क्या वो रिवर्ट हो सकती है? भाई सजा तो एक अलग मसला है। हाँ। सजा पर उसको वो नहीं किया गया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अकामे पर जो है ताहियात उस पर पाबंदी लगाई है सियासत से। ये सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं था। ये नो कॉन्फिडेंस आइन के अंदर एक तरीका मुरवज है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया, 5 सेकंड की उसको तौहीन अदालत की सजा दी। सजा किस बात पे दी कि उसने खत क्यों नहीं लिखा? भाई वो खत नहीं लिख सकता है। मैं गवर्नर रहा हूं, गवर्नर का और सदर का इस्तिस्ना है आइन में किसी फौजदारी की प्रोसिक्यूशन का ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ऑफिस, जब तक उनका वो ओहदा है रियासती ओहदा सदर या वजीर गवर्नर का। वजीर आजम को नहीं है, सदर और गवर्नर को ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, इस्तिस्ना है। तो वजीर आजम ने कौन सा जुर्म किया था? लेकिन आपने, और उस वक्त नवाज, हम पार्लियामेंट, मैं उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा था, हम चाहते थे कि पार्लियामेंट में लेके जाएं, हम ये तय करवाएं वंस एंड फॉर ऑल कि प्रिमेसी और सुपरमेसी सॉवरेनिटी पार्लियामेंट की है या अदलिया उसके सर के ऊपर बैठ के फैसले करेगी और पार्लियामेंट को इस तरह से जो है जिल्लत और रुसवाई में धकेल देगी कि उसके वजीर आजम को, लीडर ऑफ द हाउस को इस तरह से उठा के बाहर फेंकेगी। तो हमने कहा ये लेके जाते हैं। नवाज शरीफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नीचे उतरो, नीचे उतरो, ये बनाना स्टेट नहीं बनाने देंगे हम इसको, नीचे उतरो। आपको
तो वो जो उनको एहसास भी तो हुआ बात बाद जो में गलत जो तो फिर अपने साथ हुआ ना, देख लो हमने तो फिर उसको इशू they नहीं learn a very यार, हमने इशू quick नहीं lesson. बनाया उसको, हाँ. हमने इशू नहीं बनाया। मैं आपको बताऊं, हमने जब ये कहा आईनी 18वीं तरमीम में, हमने कहा कि 62-63 को अपने ओरिजिनल शक्ल में लेकर आओ, किसी को हक नहीं है। देखिए मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे कलमे पढ़वाओ, आप मुझसे दुआए कनूत सुनवाओ, आप मुझे कहो ये बुरा मुसलमान है अच्छा मुसलमान है, आप कौन होते हो? मेरा और अल्लाह के दरमियान ये रिश्ता है, किसी को हक नहीं है इस पर जो है मेरे ऊपर फतवे देने का। जिस तरह मैं कहता हूँ किसी को खुदारा गद्दार मत कहे पाकिस्तान में, किसी को, हर कोई है ठीक है, नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, आप दलाइल की बुनियाद पर करें, ये नफरत नहीं चलेगी इस मुल्क में। सियासत हम ऐसी जगह पर बंद गली में ले गए जिसमें हम खुद गिरते हैं। और नवाज शरीफ ने नहीं किया उस वक्त, उसने कहा मैं तो पता नहीं पवित्र हूँ क्या हूँ, और ये पीपल्स पार्टी वाले शायद ये अच्छे लोग नहीं है, इन्हीं को इस्लामी शिआर पर निकाला जाएगा, खुद उस पर बैन हुआ। हमने कहा कि ये जो है नैब ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन लॉ है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसको ख़त्म करके हम नया कानून लाते हैं जिसमें इज्जत नफ्स भी किसी की मजरू ना हो और कानून अपना रास्ता ले। नवाज शरीफ नहीं माना, 5 साल हमें उसने कानून में तरमीम नहीं करने दी। मुझे बताएं, और फिर उसी के में आप सज़ा की, अभी आपने जो सवाल किया, वो सज़ा उसकी अलहदा मुकदमे में, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ बैन नहीं है, ये अलहदा है, वो जो उसकी अपील चल रही है, अपील डॉमेंट कर दी है, जो भी फैसला उसका होगा। सो मैं कहता हूं कि वी हैव टू ग्रो अप एज पॉलिटिशियंस। हम अभी तक उलझे हुए हैं, ये इमरान खान गलत फहमी में है कि गाली 24 घंटे दे के चोर 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 कह के, ये बीच में आपका क्या ख्याल है ये मुबर्रा हो जाएगा? ये साल बाद या 1.5 साल बाद जब ये जाता है, ये यकीन करें यही अदालतें होंगी, यही कानून होगा, यही बैन्स होंगी जो इस पर लगेंगी, सारी की सारी। ये गलत फहमी में है, ये समझता है कि नवाज शरीफ डिस्को या जरदारी पर लग गया, मैं तो सारी दायमी रहूंगा। कोई इक़्तिदार दायमी नहीं होता, और जितनी आज करप्शन है, जितनी आज जो है पाकिस्तान की तबाही है, इतनी आज तक किसी दौर में नहीं। ठीक, अच्छा एक बात और भी बताएं, मैं बस लास्टली पूछूंगी क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। खोसा साहब, चूंकि डील की फिर वही वाली आज, क्योंकि इसलिए ज्यादा डील पे जोर है क्योंकि चेयरमैन साहब ने डील का बयान किया, बिलावल साहब ने। अब पीडीएम से जब निकली पीपल्स पार्टी तो उस वक्त यही सवाल था कि जी डील हो गई है, पीछे से मफाहमत की कोई पॉलिसी इख्तियार कर ली है ज़रदारी साहब ने, वरना तो केसेस भी रिजॉल्व होते रहे, लोग जो आपके अंदर थे वो भी बाहर आ गए। तासुर तो उस वक्त ये था पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो आज आप पीएमएन के हवाले से कह रहे हैं। मैं उस कमेटी का बाय द वे हिस्सा था जी, इसीलिए पूछ रहे सवाल, जिसमें हमने मेरे साथ राजा परवेज अशरफ और 4 थे, कायरा था, वो एक हमारे और थे, और उधर से जो है खाकान अब्बासी उसको ऐड कर रहा था, राना सनाउल्लाह था, वो 5 उनके थे, साद रफीक थे, मौलाना साहब वाले थे हैं सारे। मैंने साफ जब ये बात हुई तो हमने कहा देखें, अगर आपके पास पंजाब हुकूमत होती तो आप इस्तीफा देते, आप छोड़ते हुकूमत? हम क्यों छोड़ते? तो मैंने कहा सिंध हुकूमत, हमें कैसे आप कह रहे हो इस्तीफे देने, हम छोड़ दें सिंध हुकूमत को? What do you expect us to do? So, अगर आपका व्यू ये है कि अगर आपकी पंजाब हुकूमत होती तो आप इस्तीफों की बात ही ना करते, तो हमसे आप क्यों बार बार इसरार करते हो? लेकिन फिर भी हमने आपका भरम रखने के लिए हमने इस्तीफे ले लिए और अपने चेयरमैन के पास हमने जमा करवा दिए, और हमने कहा ये बतौर आखिरी हथियार के अगर जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हो कि धरने के साथ इस्तीफे भी दें, ये नहीं हम करेंगे पीपल्स पार्टी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें मैं भी मौजूद था, सीसी में हमने जो है फैसला किया था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे और हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मानी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जितने बाई इलेक्शंस हुए हम जीते, मुस्लिम लीग नून जीती, पीडीएम जीती, और इनको बड़ी इजानत हुई, शिकस्त हुई पीटीआई को, इनको मुंह की खाना पड़ी। तो उससे जो है एक पॉलिटिकल जो है स्पेक्ट्रम में हमारी इज्जत बढ़ी और उनकी कम हुई। अब इस पर हम नहीं निकले, ये कोई हेडमास्टर की तरह नोटिस दो जी क्यों आपने ये किया, ये नहीं होता है सियासी। जब आपके इत्तेहाद होते हैं, इलाक होते हैं, तो सियासत में आप हेडमास्टर की तरह किसी को नोटिस नहीं देते हो। ये तो उन्होंने तस्दीक की, उनको माफी मांगना चाहिए थी, हम नहीं निकले। हमने बिलावल साहब ने तो ये क्या वापस हाथ में ला सकते, पीडीएम में जा सकते दोबारा? देखिए पीडीएम सियासत में कोई हरफ आखिर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये उनको माफी मांगनी चाहिए हमसे, क्योंकि हमने जितनी बातें की थी वो आज भी मुस्तनद हैं। भाई दे दो फिर इस्तीफे, आपने क्यों नहीं दिए इस्तीफे?
अच्छा, लास्ट बस आज ये बताएं कि कल जैसे कि अनाउंस किया गया था सीएम साहब की तरफ से भी कि ज़रदारी साहब नहीं आएंगे तबीयत नासाजी की वजह से, और आज के अहम दिन के मौके पे वो इस्लामाबाद पिंडी गए हुए थे और फिर अचानक सरप्राइज एंट्री दी। आज कोई खास बात है? नहीं देखें, एक तो आप समझने की जरा कोशिश करें। हाँ। जब ये फैसला होने लगा कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की अपील की जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने, दहशतगर्दी अदालत ने उन 5 को बरी कर दिया और सिर्फ 2 शहजाद को, CPO को 19 साल सज़ा और उसको जो है सऊद अजीज़ को 19 साल, 2 पुलिस वालों को सज़ा हुई और मुशर्रफ का उन्होंने डॉर्मेंट कर दिया। तो जब बारी आई तो बिलावल ने कहा मैं अपीलांट मुझे बनाए क्योंकि बेटा हूँ। जरदारी साहब ने कहा नहीं, मुझे अपीलांट बनाए। तो बाप बेटे के दरमियान वहाँ हुआ, लेकिन जाहिर है जरदारी साहब तो वो उसको जेन्युइनली एक तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है इस दिन का, और जाहिर है वो खुद अपीलेंट हैं। आज फैसला नहीं हो रहा है अदालत आलिया में, हमें शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन हम क्या करें, अदालती निज़ाम से हम तो लड़ नहीं सकते। मैं तो अब इससे ज़्यादा क्या हो कि उन्होंने अपने जो, मैं अपने आप को बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने एक एक्सपीरियंस तजर्बाकार वकील को रखा हुआ है और मैं खुद जाता हूँ हर तारीख पर। इससे ज़्यादा पार्टी हमारी क्या कर सकती है उस पैरवी में? जरदारी साहब खुद उसके अपैलेंट हैं जिन्होंने चैलेंज किए हुए उस फैसले को, और हम हर तारीख पे जाके शोर भी मचाते हैं, इस्तदा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं चल रहे। तो जरदारी साहब आज के दिन कैसे रह सकते थे वहाँ? अगरचे उनकी तबीयत की नासाजी के बावजूद पहले उनका आना का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जो है उससे अलहदा रहना उनकी तबीयत ने, उनकी उसके जज्बात ने गवारा नहीं किया और वो खुद भी तशरीफ ले आए। अगरचे आपने देखा होगा मुख्तसर दो जुमले बोले, बस तरीन 2 जुमले खिताब है, उसी से आप अंदाजा करें। लेकिन उनका जाहिर है कि एक ऐसी शख्सियत जो उनसे जुदा हुई, जिसका गम तो यकीनन उनसे ज्यादा किसी और को नहीं हो सकता है। हम महसूस कर सकते हैं, वो बीच में उसको बर्दाश्त कर रहे हैं सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोस्ता साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।